ईरान इज नॉट वेनेजुला। जो पहले प्रेसिडेंट्स ने भी अटैक किया है इराक पे, लीबिया पे, वगैरह वगैरह वगैरह, सारे कमजोर कमजोर देश चुन चुन के हमले किए। हाँ, कमजोर देश देख के तो बड़े चौधरी बन के ये लोग उचक के कूद के हमला करते हैं। कब तक चलेगा ये तमाशा सा? देखिए, ईरान से युद्ध डोनाल्ड ट्रंप के गले की ऐसी फांस बन गया है कि हर बीतते दिन के साथ लग रहा है कि ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़कर ट्रंप से भारी मिस्टेक हो गई। और यह मिस्टेक इतनी भारी है बॉस कि दुनिया ट्रंप और अमेरिका दोनों को हल्के में लेने लगी है, क्योंकि ट्रंप ना तो युद्ध जीत पा रहे हैं ना उससे निकल पा रहे हैं। वो ये बेसिकली बता रहा है कि जो वॉर चल रहा है ईरान में, ईरान पोज्ड नो इमिनेंट थ्रेट टू आवर नेशन। बेसिकली हमको कोई थ्रेट नहीं था ईरान से। एंड वो साथ में ये भी बता रहे हैं कि हमने ये वॉर छेड़ा क्योंकि प्रेशर था इजराइल से और उसकी पावरफुल अमेरिकन लॉबी से। वाह यार, मजा आ गया ये सुन के, क्योंकि हम तो ये चीजें बोलते ही रहते थे। कोई भी आधा समझदार आदमी जो इस चीज को फॉलो करता है वो समझ जाएगा कि भाई इजराइल के कहने से ही ये सारी चीज हो रही है। एक्सपर्ट्स तो ये सारी चीजें बोलते थे, एनालिसिस करके बोलते थे। आज तो प्रूफ मिल गया ऑन पेपर। या वाजी वाह। मजेदार चीज तो अब ये होगी कि इसके बाद जो तुलसी गैबर्ड है उनको रिजाइन करना चाहिए एंड सीरीज ऑफ रेजिग्नेशन होनी चाहिए। ऐसा अमेरिकन एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, एंड ऐसी चीज होगी तभी मजा आएगा। हमको अमेरिका की चीयर लीडिंग नहीं करनी है साहब। इजराइल हमारा दोस्त है, हर लड़ाई में उसने हमारा साथ दिया है, लेकिन बियॉन्ड द पॉइंट हम इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को अपने ऊपर प्राथमिकता नहीं दे सकते। ईरान ने आपको ओपनिंग दी है टू अफगानिस्तान, टू सेंट्रल एशिया, पाकिस्तान के खिलाफ मदद करी है, जो स्ट्रेटेजिकली आपको ईरान की जरूरत है। खमैनी मारे गए, शहीद हो गए जी, और आपके कोई 48 टॉप कमांडर शहीद हो गए, लेकिन आधे घंटे में ईरान ने रिटेलिएट कर दिया। अमेरिका से दुश्मनी लेना खतरनाक हो सकता है, बट टू बी अ फ्रेंड ऑफ अमेरिका कैन बी फेटल। क्या एक ब्रिटल कंडीशन में है इंडिया? क्या इंडिया को थोड़ी चिंता में रहने की जरूरत है? अमेरिका तो बोल रहा है ना कि हमने परमिट किया 30 दिनों के लिए। यार, तुम्हारे बाप का राज है। पहले हम लोग ईरान से तेल खरीदते थे, और ईरान का तेल बिकॉज ज्योग्राफिकली सबसे क्लोज है, सबसे सस्ता था। आपने बंद करा दिया सैंक्शन लगा के। फिर हमने रूस से खरीदना शुरू किया, आपने सैंक्शन लगा दी। तो क्या करें? अपनी गाड़ियों में पानी डालें? आपके लॉयल्टी टुवर्ड्स माय कंट्री। चाइना के पास 5th जनरेशन जेट्स हैं, पाकिस्तान खरीद के बैठा हुआ है, हम कहाँ हैं सर? पाकिस्तान के साथ निर्णायक युद्ध हो जाए तो बिल्कुल फिक्र ना करें आप, बिल्कुल, मतलब हैरत नहीं होनी चाहिए आपको। ये तालिबान को भी दुनियादारी समझ में आने लगी है, उसको भी दिखता होगा कि मैं पाकिस्तान से जीत नहीं सकता, तो वो बात नहीं बढ़ाएगा। देखिए, मैं उसी मुद्दे पर आना चाहता था कि देखिए, जब वो अमेरिका से लड़ रहा था तो कोई ताकत थी जो उसको सहायता कर रहा था, और जब वो सोवियत यूनियन से लड़ रहा था तो अमेरिका, सऊदी अरब, पाकिस्तान, सारे लोग उसको साथ दे रहे थे। पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो उनके साथ आकर के, ये जितने मुजाहिदीन वगैरह जो आप देख रहे हैं या टेरर ग्रुप देख रहे हैं, ऐसा आप देखेंगे कि ये सब उन्हीं की देन है। उसी समय क्रिएट किया गया था ताकि जिहाद को इस रूप तक ले जाया जाए ताकि वो इमोशनली इतना सरचार्ज होकर के टेरर बॉम्बिंग करें कि सोवियत यूनियन को वहां पर डिफीट किया जाए, और ऐसा हुआ भी। आज की दिक्कत क्या है कि पाकिस्तान अंदर जाकर के नहीं लड़ रहा है। अमेरिका अंदर जाकर के लड़ा था तो उसको गुरिल्ला वार झेलना पड़ा था। सोवियत यूनियन अंदर जाकर के रेजिम नजीबुल्लाह का खड़ा किया था तो जाकर के उसको करना पड़ा था। आज जाकर के वो अंदर नहीं जाएगा, लेकिन अभी बाहर से मार रहा है। तालिबान अफगानिस्तान निर्भर करता है, वरना कोई बड़ी पावर नहीं है। मैं मान करके चल रहा हूं कि कुछ न कुछ सोर्स होंगे जहां से उसके पास ड्रोन सप्लाई होंगे, लेकिन बड़ा कोई आर्म्स उसके पास एयरफोर्स नहीं है, नेवी नहीं है, मिलिट्री मुश्किल से 1.5 लाख की मिलिट्री है उसके पास, उसमें भी रेगुलर्स उसमें नहीं है, सब लड़ा के उड़ा के मिला करके भी ड्रोन तो पहुंचा दिए ना इस्लामाबाद तक, आर्मी बेस तक पहुंचा दिए। मैंने बोला ना कि वो कह रहा है ना कि 1000 किलोमीटर तक का ड्रोन है ना, तो 1000 किलोमीटर का ड्रोन तो सारी चीजें सारी जगह पहुंच नहीं सकती। उसके दिन में जंगी जवाब देने की ताकत नहीं है, नहीं। प्रॉक्सी वॉर में तो वो बहुत परेशान करेगा ना पाकिस्तान को, आप समझिए। उस प्रॉक्सी वॉर कितना करेगा? यदि भाई मान लेते हैं आपके पास ज्यादा मुश्किल करती है, जंग होती है, एक बार हो जाती है, आर्म्स एंड एमुनिशन आपके पास नहीं है तो क्या करेंगे? Pakistan is a very interesting country, and I can certainly say one thing about the Pakistani generals.
that they understand their national interest and they understand national security. They never get it wrong. I'll give an example. When India did the nuclear test and the Americans put pressure on Prime Minister Nawaz Sharif that you don't do your test, we'll give you money. It is the Army Chief General Jahangir who told the Americans on the face that I will do the test because I have to maintain and get strategic parity with the Indians, and he did that. And I think when you see from the Pakistani perspective, it was a correct move. See, Pakistani generals have had so much to do with the Americans that they understand the Americans, that they will never be friends. They don't have the depth. And as far as Pakistan is concerned, they are totally aligned with China. At the end of the day, they are with them. So in my assessment, Pakistan's contribution here is huge. And two things are being done. One is, we know now Pakistan is a nuclear weapon state, a very important country of the OIC, Organization of Islamic Cooperation. And it also has, with Saudi Arabia, a strategic mutual defense agreement, which it signed in August 2025. And we saw the Army Chief Field Marshal Asim Munir, the Prime Minister, other leaders of Pakistan regularly visiting the GCC leaders, the GCC top people. And surely they are pushing the same thing what the Russians are saying. They are basically supplementing the Russian point that there is a need for collective security and Pakistanis can contribute here a lot. So that is the point that is being made. And another thing that I want to say is that, as I said, the Pakistani generals understand their national interest. My assessment is that the Pakistanis are helping Iran by getting the Chinese weaponry through the land route, which is the CPEC, and then delivering to Iran. This is my assessment. They are doing that. And why I say that is that the Russians are happy, Chinese are happy with them. The Russians now are saying that they will give to Pakistan discount prices on the oil. And we already know, as far as the Iranians are concerned, they are very happy with Pakistan because the Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi, he wrote on the social post a special message for Pakistan saying that thank you for your support against US and Israel aggression. As a consequence of that, what has happened is we know that the Pakistanis are getting oil from Saudi Arabia. They are getting $100 million worth of oil every month on deferred payments. So Pakistanis know precisely when it comes to their national security where they should be. देखिए, दिस वॉर शुड नेवर हैव स्टार्टेड. डोनाल्ड ट्रंप बड़ी बारी कहते हैं कि यूक्रेन वॉर वुड नेवर हैव हैपेंड हैड आई बीन प्रेसिडेंट. ठीक है साहब, इन्होंने अपनी इलेक्शन जीती थी इस बुनियाद पे कि साहब मैं कोई प्रोट्रैक्टेड वॉर में अमेरिका को नहीं फंसाऊंगा, जो भी वॉर करूंगा क्विक इन क्विक आउट करूंगा और फिर टेलीविजन पे मैं दुआ सलाम लूंगा लोगों का वगैरह वगैरह. लेकिन जब से ये आए हैं इन्होंने कोई 8 देशों के ऊपर हमला कर दिया. ठीक है, वेनेजुला पे जो इन्होंने अभी 3 जनवरी को हमला किया, वेनेजुला इज अ पैंजी स्टेट. वो बेचारे कौन से कोई लड़ाके हैं, क्या लड़ सकते हैं? तो वो ठोक के डोनाल्ड ट्रंप साहब का सर 7वें आसमान पे पहुंच गया कि अब मैं ईरान की ऐसी तैसी करूंगा. ठीक है साहब, ईरान इज नॉट वेनेजुला. ये चीज तो बहुत पहले क्लियर होनी चाहिए थी. डोनाल्ड ट्रंप के अपने चेयरमैन, जॉइंट चेयरमैन चीफ्स ऑफ स्टाफ, यू सी, उसने कहा था, उसने वार्न किया था प्रिलिमिनरी ब्रीफिंग में डोनाल्ड ट्रंप को कि साहब जो आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया है रेजिम चेंज, वो बूट्स ऑन द ग्राउंड डाले बगैर पॉसिबल नहीं है. इट्स नॉट फीजिबल विदाउट पुटिंग बूट्स ऑन द ग्राउंड. राइट, नंबर 1. नंबर 2, इसमें हमारी सर्विसमैन की कैजुअलिटीज का काफी भारी अंदेशा है. ठीक है, और इसमें वो जो गल्फ ऑफ हॉर्मूज वगैरह अगर ब्लॉक हो जाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, तो इकोनॉमिक क्राइसिस हो सकता है. अब आप सुनो ही नहीं अपने प्रोफेशनल्स की, मुझे सब मालूम है, ऑटोक्रेट हूं, आई एम ऑलवेज राइट. ठीक है, कि 7 प्रेसिडेंट मेरे पहले के बेवकूफ थे कि उन्होंने ईरान पे हमला नहीं किया. अरे साहब, उन्होंने कुछ सोच के हमला नहीं किया, बिकॉज दे वर ब्रीफ्ड ऑन द कॉन्सिक्वेंसेस एंड दे हैड द सेंस टू लिसन. बट आप तो साहब यहाँ पे एक हिटलेरियन में आ गए हैं. जो पहले प्रेसिडेंट्स ने भी अटैक किया है इराक पे, अफगानिस्तान पे, लिबिया पे वगैरह वगैरह वगैरह, सारे कमजोर कमजोर देश चुन चुन के हमले किए. कोई बराबर का पीयर ग्रुप के ऊपर हाथ नहीं लगाया. कोई बूट्स ऑन द ग्राउंड यूक्रेन में नहीं डाले रशिया के बरखिलाफ. ठीक है साहब,
हाँ, कमजोर देश देख के तो बड़े चौधरी बन के ये लोग उचक के कूद के हमला करते हैं. नाउ द सिंपल ब्लडी थिंग वाज कि ये कब तक चलेगा ये तमाशा सा. आप वेनेजुला पे हमला कर रहे हैं, आप ईरान पे हमला कर दिया है, आप कह रहे हैं नेक्स्ट क्यूबा है, फिर मैं ग्रीनलैंड को कब्जा करूंगा, फिर मैं कनाडा को 51st स्टेट बना दूंगा. अगला क्या होगा साहब? आप भारत पे भी हमला कर सकते. मतलब इज इट द रूल ऑफ द जंगल? जंगल राज बन गया है कि आप टार्जन जैसे अपनी छाती पे ड्रमिंग करें और क्रीग बुंडोलो, इसको मार दिया, उसको मार दिया, इसको मार दिया. आई एम सॉरी, द यूनिपोलर वर्ल्ड मूवमेंट इज ओवर. ठीक है. ये जो युद्ध हुआ है ईरान, इजराइल, अमेरिका का, 21वीं सदी का निर्णायक युद्ध होगा. किस लिए? ये युद्ध फैसला करेगा कि क्या दुनिया विल इट स्लाइड बैक टू यूनिपोलैरिटी और विल वी गेट अ परमानेंट मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर. और जो इस युद्ध का अभी नतीजा निकला है, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने महा बेवकूफी करी है. ही हैज started a war. He is in no